नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी स्टॉक जो फिलहाल तो ये देखने को मिलता है। यदि आप देख पा रहे होंगे, मैं आजकल थोड़ा सा अपडेटेड पे काम कर रहा हूँ, तो देख पा रहे होंगे जो लगातार बिल्डअप हो रही है। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ केवल और केवल। लेकिन स्टॉक में ऐसा क्या मोमेंटल है, चार्ट क्या डिक्लाइन करती है जो स्टॉक लगातार पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, क्या है ऐसा जो लगातार इसमें जो चार्ट अपर ट्रेंडिंग होना चाहिए वहां पे गिरावट था। अब यहाँ पे एक दिन का सेंटिमेंटल ये क्या बन रहा है जहाँ पे 4% 5% की एक अपर सर्किट लगाते हुए नजर आती है। तो क्या है इस स्टॉक के प्रति, जहाँ की जिसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में हम देखें, मुझे पुराने टाइम का याद आता है जब कोई इस तरह के बैगेज हुआ करता था ना, तो हमें जैसा याद है जिस जिस शहर से हम आते हैं वहां पे देखने को मिलते थे, जिसको बैगेज के तौर पे जानते थे उसका नाम ही वीआईपी होता था। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज, हमें बाद में पता चला कि वीआईपी इंडस्ट्रीज है जो कि कंपनी ये बैग और बैगेज का काम करती है। पहले तो हम बैगेज को ही वीआईपी जानते थे, जैसे हम नूडल्स को मैगी जानते हैं ऐसे ही बैगेज को वीआईपी जानते थे। चलिए आज इसी पे जानने का प्रयास करेंगे, जिस स्टॉक में ये देखने को मिलती है जो नियरली 450 के आसपास की प्राइस, जो कि थोड़ा सा अपर साइड में ओपन हुआ था, मोमेंटल काफी ज्यादा रहा था। और जहाँ पे बुक वैल्यू की बात करती है कितना, 47-48 रुपए के आसपास, इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है करीब 6 रुपए के आसपास, अर्थात कुछ बचा ही नहीं है। जब कुछ बचा नहीं तो मार्केट में पी क्या कहता है, अर्निंग पर शेयर कितने कहती है, अर्निंग पर शेयर पे भीड़ कितनी है स्टॉक को लेकर के, जहां पे अर्निंग सर पेयर शेयर करती है करीब करीब 4 पैसे का, अर्थात 2 रुपए का नोट, 2 रुपए का फेस वैल्यू आपको अर्निंग कितना करके देता है, केवल 4 पैसे का। और जब 4 पैसे की अर्निंग करती है तो इस स्टॉक के पीछे खरीदने वाले की भीड़ पता है कितनी है, खरीदने वाले की भीड़ करीब करीब 10,000 गुना ज्यादा है। किसके बेसिस पे, अर्निंग के बेसिस पे। अब जैसे हम ये मानते हैं जो अर्निंग यदि 4 पैसा करता है उसमें 10,000 से ज्यादा की तादाद भीड़ है, तब जाके मार्केट की करंट प्राइस बनती है। या इसको दो आंकड़े से करके देख लीजिए, या तो करंट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर दीजिए तो स्टॉक का पी निकलता है, और इसके हिसाब से दूसरे हिसाब से सोचें तो ये निकल के आता है जो जो अर्निंग के पर शेयर पे हिसाब से कितनी भीड़ है वह स्टॉक को खरीदने को लेकर के। जहां पे केवल इतना ही नहीं, जो कि इनकी पीयर्स कंपनी है, जो कि सेक्टर वाइज की कंपनी की बात करो, वहां भी भीड़ कम नहीं है। वहां भी भीड़ करीब 5,300 की तादाद है। इसके हिसाब से ये डबल की रफ्तार से चलती है इसका पी, अर्थात यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा है। अब आते हैं एक आकलन करने के लिए, जहाँ पे आकलन करें जो आरओसी के बारे में कहती है करीब 8.9% के आसपास, आरओसी के बारे में कहती है करीब 5% के आसपास। स्टॉक में जो डिविडेंड का पार्ट रहा हिस्टोरिकल, वो कहते हैं 0.98% का। प्रमोटर्स होल्डिंग 51% की, और प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया। फिलहाल ये देखा गया कि यहाँ पे क्या इसकी वजह से अर्निंग पर शेयर पे इफेक्ट तो नहीं पड़ा क्या, तो यहाँ पे देखा गया कि 1.29 का है, जबकि डेट टू इक्विटी जो कि पहला इंडिकेटर इज द काफी हाई कहती है, दूसरा कहती है ये भी हाई है, जहाँ पे 1.29 का, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पिटाई देखने को मिला होगा। अब इसका भी एक लिंक बनता है यहाँ से करंट रेशियो से, जहाँ पे बारे में पता होगा ना, जो सेल्स बुक किया, प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि उधारी में गया हुआ है, उधारी के पार्ट्स में कितना रिस्क फैक्टर बनता है, वो एक जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। वहां पे कहते हैं 1.31। हो सकता है ये एक्सट्रीम में हो या ना हो, क्योंकि ये डिपेंडेंसी हम जब डीप डीप एनालिसिस करेंगे तब जाके पता चलेगा। इसके बारे में और कहा जाए तो यहाँ पे शेयर की तादाद करीब 14 करोड़ से ज्यादा की है। और कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज इज एंगेज इन द इंटेरियर इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द मार्केटिंग ऑफ द लगेज बैग एंड द एसेसरीज। जबकि पहले मैंने कहा कि ये यदि बैगेज और बैग की कोई बात होती थी तो केवल वीआईपी को ही जानते थे। अब आते हैं, अभी तक उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। कंपनी कहती है कि हमारे पास क्या है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट लेगेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, नंबर वन, 10 मिलियन से ज़्यादा लेगेज यूनिट्स सोल्ड एवरी ईयर करती है, और 15,000 से ज़्यादा इनके पास क्या है, रिटेल पॉइंट अक्रॉस द ग्लोबल, और 40 प्लस कंट्री में इनका कामकाज, ग्लोबली ये कामकाज अपनी करते हैं। यहाँ पे स्टॉक परफॉर्मेंस की बात किया कि लगातार स्टॉक परफॉर्मेंस में क्या हो रही है, लगातार गिरावट ही गिरावट देखने को बनी है। जहाँ पे इन्होंने बीएससी की अपनी चार्ट भी लगा दी है, जो हमारे पास चार्ट ये कहता नजर आता है, जहाँ पे इनकी वेबसाइट पे ये
कुछ वेबसाइट्स अपने 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 इन्वेस्टर को समझाने के लिए सारी चीज़ें लगाती है। इसको लेकर के यहाँ पे देखा कि एक हमने लगाया फॉर्मूला जिसका नाम था एनएलसी, और ये बेस लाइन भी लगा के देखा कि इसका क्या कहना चाहता है। ये आप इसको वेबसाइट में भी जाकर इसको लाइन को स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे चार्ट में ये लगती है सीधे सीधे जो स्टॉक में क्या हो रही है। चाहे वो चार्ट को आप 1 साल के चार्ट को देखें या फिर खास के 5 साल की चार्ट को देखो, तो 5 साल की चार्ट में वही मूविंग एवरेज के आसपास आके खड़ी है, जिस प्राइस पे कई बार आई लेकिन टिक नहीं पाती है। उस टिकने के दौरान यदि यहाँ पे टिकी तो मार्केट फिर सस्टेन कर पाएगी, अदरवाइज यहाँ से यदि नहीं टिकी तो लगातार क्या बनती है, ट्रेंडिंग इनका बनती है, लगातार गिरावट वाला ट्रेंडिंग बनती नजर आती है। तो चलिए अगले पड़ाव की तरफ देखते हैं, इसको लेकर के क्या कहती है। पीयर्स में जो बड़ी कंपनी है सफारी है, सफारी इज अ बिग मार्केट, जहाँ पे इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा रहा है, इसका पी भी काफ़ी छोटा है कंपेरेटिव टू, लेकिन पी का जो रेशियो निकल के आया वहाँ भीड़ की तादाद किसके निकल से आया, इसके बेसिस से बढ़ती नजर आई, जहाँ पे वीआईपी के अंदर तादाद काफ़ी ज़्यादा है खरीदने को लेकर। चलिए जानते हैं, जहाँ पे तादाद में देखा गया कि लगातार 5 सालों में ये कहते हैं कि 13% के अपर साइड मोमेंटल है, लेकिन ऑब्वियसली पिछले 6 महीने की और 1 महीने की ट्रेंडिंग को देखें तो इसमें थोड़ा सा गिरावट था। अब ये कितनी हद तक आगे मूवमेंट कर पाएगा या कुछ सेंटिमेंटल की बात कर रहा है, हम सेंटिमेंटल की तरफ चलते हैं पहले नजर में। तो सेंटिमेंटल के बारे में उन्होंने कहा कि कंपनी हैज़ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात किया है, और टेक द सेम इन द, और उन्होंने अपनी आउटकम ऑफ एजीएम के बाद उन्होंने बॉलेट पेपर के थ्रू कहा और यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा कंपनी ने Q1 में क्या कहती है कंपनी, यानी कि इनकी जो कुछ ब्रांड्स हैं, कार्ट्रॉन्स हैं, कारप्रेस कापेस हैं, एल्स्टो क्राफ्ट है, ये सब इनकी ब्रांड्स हैं, अलग अलग ब्रांड। तो उन्होंने कहा हमारे ब्रांड्स को लेकर के, चैनल को लेकर के, और इन्होंने अपने डिक्लेरेशन दिया है जहाँ पे सब की इनको जो बिकवाली हुआ है उसके बारे में कहते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर के बारे में कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में कहते हैं, वीआईपी के की हेलो हॉलीडेज के बारे में कहते हैं, जो उनकी जो उनका क्या निकल के आती है, जो उनकी एक प्लान बना निकल के आती है बेचने को पर्पस को लेकर के। फिर उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अंदर स्नैपशॉट कहती है, जो कंपनी ने फिलहाल कंसोलिडेटेड में क्या कहती है 0.4% का क्या किया है, रेवेन्यू ग्रो किया है, और ग्रॉस प्रॉफिट की बात करती है कि 5% की गिरावट है, और इतना ही नहीं ईबिटा में कहती है 5% की गिरावट, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करती है यहाँ पे 95% की गिरावट देखने को मिली है। यदि वॉल्यूम के हिसाब से देखें, चलिए ये मान लेते हैं कि उनका कुछ हुआ वॉल्यूम के हिसाब से, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम हिसाब से इनका जो ऑफलाइन जो चैनल था उसमें 1% की ग्रोथ थी, और ई कॉमर्स में करीब 73% की ग्रो लेवल देखनी है। ओवरऑल ग्रो लेवल की बात करते करीब 11% की ग्रो लेवल थी इनकी कंज्यूमर बेस में, लेकिन उस लेवल पे जो उनका रिवेन्यू मॉडल था उसमें ग्रो नहीं कर पाई। उन्होंने क्वार्टरली बेसिस में कहा कि हमारे पास इबिटा में ये फर्क पड़ा है और ये फर्क पड़ा है मंथली, मंथ ऑन मंथ रिवेन्यू परफॉर्मेंस की बात करें, जहाँ पे कुछ में गिरावट कुछ में चढ़ती हुई नजर आई है, जो कि कहा कि अप्रैल में, मई में, जून में हमारा ये परफॉर्मेंस है। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहती है रिसेंटली, जो अभी रिसेंटली डेटा आया है उसको लेकर के हम जानेंगे जो क्या कहती है इसको लेकर के जून तक के डेटा में। चलिए पहले जून तक के डेटा को हम एक कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं, फिर आते हैं इसकी चार्ट बेसिस में क्या कहना चाहती है इसको लेकर के। जहाँ पे क्वार्टरली बात किया है कंपनी ने, जो हमारा क्वार्टरली में क्या हुआ, उन्होंने कोई भी परसेंटेज की बात नहीं किया जो कितने परसेंट के हम ग्रो कर रहे हैं, कितने परसेंट के ग्रो नहीं कर रहे हैं, और कहते हैं उधर परसेंटेज ऑफ कंपेयर नहीं किया उन्होंने मार्च से, यदि इसको कंपेयर करके देखा या फिर क्यू और क्यू के हिसाब से कंपेयर करके देखा, तो उन्होंने ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन यहाँ पे देखने को नजर नहीं आई पीपीटी के अंदर। तो यहाँ पे केवल उन्होंने कहा कि बेटा हमारा ये सब डिटेल्स हैं, ये सब उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन्होंने शो करती नजर आई, जहाँ पे कहा कि जनरल ट्रेड जो है ना वो 70% की देखने को मिली और बाकी जो है 24% की थी। कई जगह उन्होंने ब्रांड्स कैटेगरी के हिसाब से देखा है, और ये इनकी कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो अभी फिलहाल कंपनी ने ग्रो किया इसके बारे में कहा। अब आते हैं रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट को लेकर के देखा जाए तो कहती है कंपनी क्या रिजल्ट बिल्डअप हुई है, कहती है हाँ। वाई ओ वाई के बेसिस पे देखें तो वाई ओ वाई में क्या हुआ, बिल्डअप हुआ। क्यू और क्यू में क्या हुआ, बिल्डअप हुआ। अर्थात अब जाके लगता है कि यहाँ पे सेल्स तो इनका ग्रो कर रहा है, सेल्स में कोई कमी देखने को नजर नहीं आई। सेल्स जब कोई कमी नहीं है तो प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है जो नियरली क्या हुआ इनका प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज कर गई। जब प्रॉफिट इंक्रीज करेगी तो क्या हुआ, इनकी मार्केट में थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी बनती नजर आती है कोई क्यू और की हिसाब से। ऐसे ही वाई ओ वाई के हिसाब से देखें
पूरे के पूरे ईयरली बेसिस में देखें तो कहती है लगातार बिल्डअप होती, कहती है हाँ बिल्डअप तो हुई है, लेकिन इस 12 महीने का डेटा भी बिल्डअप हुई कितने से, 3 करोड़ से। इसके बाद प्रॉफिट के बारे में कहती है क्या, प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो कहती है नियरली कंपनी में करीब करीब 1 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे करंट लास्ट 12 महीने का डेटा देखने को मिला। लेकिन कई बार उन्होंने प्रॉफिट और लॉस का सामना करते हुए पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में करीब 54 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट गेन किया था। अब इसके हिस्टोरिकल डेटा में देखेंगे जो क्या इनका बर्डन बढ़ा था कुछ को लेकर के, तो कहती है कंपनी जो बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर क्या कहती है, बोरोइंग्स को लेकर के कहती है लगातार इन्होंने बोरोइंग्स को बढ़ाया। जब उन्होंने बोरोइंग्स को बढ़ाया, इंक्रीज किया, इसकी वजह से क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर पे इफेक्ट पड़ गया। अब मार्केट में तो मार्केट जो ट्रेंडिंग कर रहे हैं वो तो कर रही है सेल्स के बेसिस पे, तो सेल्स के बेसिस पे जब ट्रेंडिंग कर रही है तो फिर जो बोरोइंग्स का पार्ट था उसको नजरअंदाज कर दिया गया है। इनके बेसिस पे क्या हुआ, इन्होंने अपनी फिक्स एसेट्स इंक्रीज किया, कहते हैं हाँ बोरोइंग्स को लेकर के इन्होंने अपने क्या किया, प्लांट्स वगैरह लगाए होंगे, फैक्ट्रीज इंक्लूड किया होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिक्स एसेट्स की पार्ट में करीब 200 करोड़ के आसपास की 250 करोड़ का बिल्डअप हुआ। इनके मार्केट में पैसे कितने फंसे हैं, तो कहते हैं हमारे मार्केट में जो पैसे फंसे हैं वो फंसे हैं करीब करीब 328 करोड़ का। अब यहाँ पे एक सेंटिमेंटल की बात समझने की जरूरत है, जो मार्केट में रिस्क फैक्टर कितना है उधार को लेकर के, उधार को लेकर रिस्क फैक्टर कहती है 328 करोड़ का ये रहा जो कि मेरा उधार पड़ा हुआ है। और पूरे साल में जब उन्होंने कितना 2245 करोड़ का सेल्स किया तो 300 करोड़ का मानते हैं, 300 करोड़ का 328 300 करोड़ का उधार पड़ा फंसा था। अब प्रॉफिट के रेशियो से देखें तो 54 करोड़ में 325 करोड़ के आसपास की क्या था, उधार था। मतलब प्रॉफिट आपने कमाया ये और आपकी उधार फंसा हुआ है कितना। और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात और है, क्या नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना कहती है, तो 54 करोड़ को सीधे सीधे क्या करिए 2245 करोड़ से डिवाइड दे दीजिए तो निकल के आती है परसेंटेज ऑफ ग्रो कितना है इसका ऑपरेटिंग, जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो निकल के आती है केवल 2% के आसपास, अर्थात 2% की जो गिराव इनकी मार्जिन थी, यदि 2% वहां से आप बिल्डअप करेंगे तो फिर क्या निकल आता है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट काफी कम देखने को मिला। उसमें देखा गया यदि 300 करोड़ का टोटल सेल्स रहा तो 2-2.5% की यदि मार्जिन निकाल भी दो किसको लेकर के, नेट प्रॉफिट मार्जिन को, इन द बैड डेट साइड में उसका 10% को, तो शायद ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होने की वजह से तो यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक लगता है कि अब रिस्क फैक्टर बनता है। अगले पर आप देखें क्या इनके पास जो पैसे देते हैं वो कब देते हैं, कहते हैं 2 महीने में पैसा हमारे पास देते हैं, अच्छी बात है, पैसा 2 महीने में आ जाती है तो अच्छी संकेत ही देती है। अब आते हैं इसको लेकर के क्या रिजल्ट के बारे में जो हमने देखा उसके हिसाब से क्या ग्रो लेवल था, कहती है एसेट्स का जो पार्ट था नेटवर्क का वो सेम एज उतना ही चला, और जो रेवेन्यू का मॉडल था वो एज पर द 2000 जो खास के 2020 वाला पोजीशन था उससे थोड़ा सा इंक्रीजेबल करती हुई नजर आई। अब प्रॉफिट के साइड में देखने को मिला जो ओवरऑल क्या था, स्टैंड लोन में थोड़ा सा गिरावट था। इस स्टैंड लोन की बाद हम कंसोलिडेटेड डेटा को देखो तो नियर अबाउट द सेम ही नजर आती है, कोई बड़ा फेरबदल देखने को नजर नहीं आती है। यहाँ पे पीयर्स में चर्चा करेंगे, पीयर्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कहती हैं नील कमल है, वीआईपीज है, सफारी है, एसेंस है, पीआईएल है, एक ये भी कुछ कंपनियां हैं जिसको हम क्या करेंगे, स्टॉक परफॉर्मेंस की चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं ओनरशिप को लेकर के, यहाँ पे तादाद क्या कहती है शेयर होल्डर को लेकर के। यहाँ पे शेयर होल्डर की तादाद में नियरली देखा गया कि 1.5 लाख के आसपास की भीड़ खड़ी हुई है शेयर होल्डर को लेकर के, जहाँ पे भीड़ काफी कम था, 1 लाख के आसपास था, धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता नजर आया। और 30 जून तक के डेटा जो निकल के उसमें क्या कहती है, लगातार यहाँ पे एक ये ट्रस्ट बिल्डअप नजर आती है, यहाँ पे लगातार स्टॉक में एक रिटेल की खास की तादाद यहाँ पे बढ़ती नजर आई। जहाँ पे रिटेल की तादाद कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उसकी बात तो दिया है कि एफआई ने खरीदा तो फिर रिटेल में क्या होगा, डिमांड बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे एफआई ने अपनी पोजीशन थोड़ा सा बेचा तो डीआई ने खरीदा, और इसकी मेन जो कंपनी है जो कि इसका मेन प्रमोटर की बात करें डीजीपी सिक्योरिटीज लिमिटेड है, जो इसका मेन होल्डिंग है, जो कि प्रमोटर्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ। डीआई की बात करें, डीआई में कौन है, तो यहाँ पे एसबीआई की एक तादाद है, बाकी देखा गया तो एसबीआई के अलावा आदित्य बिरला फंड लाइफ और एक कंपनी है कैनेडा रोबोको फंड, 2-3 ही नाम निकल के आती है। और जो पब्लिक की तादाद की बात करें तो पब्लिक में कोई भी बड़ी यहाँ पे बिग बुल्स की तरफ देखने को नजर नहीं आई। आखिर रिटेलर क्या सोचते हैं इसको लेकर के, तो रिटेलर की तादाद के बारे में देखो तो ये कहती है नियरली कितना, मैंने कहा कि रिटेल की तादाद काफी ज्यादा है, करीब करीब 19% के आसपास की रिटेल की तादाद
इस स्टॉक में बनती नजर आती है। जो और यहाँ पे डिमांड लगातार बढ़ी है। डिमांड बढ़ने की वजह से यदि हम आपस में कंपेयर करके देखें दोनों स्टॉक को, तो शायद दोनों स्टॉक में सबसे ज्यादा जो स्टॉक की पी कहता है वो कहता है इसका, इसी कंपनी का जिसका नाम है वीआईपी। और स्टॉक की प्राइस काफी छोटा नजर आता है। जहाँ पे डेट के बारे में कहती है, डेट्स भी काफी कम है और मुझे लगता है कि यहाँ पे केवल केवल डेट्स को इग्नोर करके देखा गया, जिसकी वजह से यार मार्केट में लगातार एक बिल्डअप होती प्राइस में नजर आती है। यहाँ पे सेगमेंट वाइज कुछ होगा तो शायद हम समझ पाएंगे। सेगमेंट वाइज की तरफ हम देख नजर डालते हैं, कुछ कहती है सेगमेंट को लेकर के। तो चलिए हम चलते हैं बीएससी के ऊपर, और बीएससी हमें बताएगा सेगमेंट वाइज कुछ होगा तो क्या कहता है सेगमेंट वाइज डिटेल, जहाँ पे किसकी वजह से स्टॉक में बुलिश हुआ है। यहाँ पे सेगमेंट वाइज में कुछ डिटेल ऐसा देखने को नजर नहीं आई। तो चलिए हम आते हैं पीयर्स में कंपेयर करने के लिए करके, तो क्या किसको लेकर के कितनी परसेंटेज की ग्रो लेवल बनी है। जब मार्केट डेटा की बात करूँ तो सबसे ज्यादा देखने को ये मिली सफारी इंडस्ट्रीज है टॉप, जिनका लगातार एक वैल्यूएशन बढ़ा है। और जो वीआईपी इंडस्ट्री से वीआईपी इंडस्ट्रीज में क्या निकल के आती है, चाहे वो एक साल के चार्ट तक ही आकलन करके क्यों नहीं देखा जाए, तो वहाँ पे एक लगातार क्या थी, एक गिरावट देखने को मिला है। और स्टॉक में सस्टेनिटी बनती नजर नहीं आई। हाँ, कई बार स्टॉक में 2 4 5% की जम तो लगानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट है, मार्केट में उतार चढ़ाव एक चढ़ेगा नहीं तो फिर मार्केट चलेगा नहीं। यदि मार्केट डेली बढ़ेगा तो मार्केट तो महीने 2 महीने ऊपर चला जाएगा, फिर इसकी कौन खरीदारी करने के लिए आएगा, कौन बिकवाली करने के लिए आएगा। तो ये एक बनता है, टॉपिक बनता है समझने को लेकर के। हमने समझने का प्रयास किया वीआईपी इंडस्ट्रीज को लेकर के, इसके बारे में हमने इसको जानने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से देखें, जो कि कहते हैं चार्ट में 50 डे एवरेज से, तो क्या कहती है एवरेज में कोई बात ही नहीं बनती, लगातार इसमें गिरावट ही गिरावट गिरावट ही गिरावट देखने को बनी है। लेकिन कई बार स्टॉक 2% 5% की जंप करती नजर आ रही है, आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।